एचटेट दिसंबर में कौन कौन से सवाल करे गए थे और उनकी क्या ऑफिशियल की में कौन कौन से आंसर्स थे उनके, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये पेपर है जो 2 दिसंबर 2023 को हुआ था, कॉमर्स का जो पेपर था वो है ये। इसका सीडीपी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई, वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? Which type of education would be appropriate for socially deprived children? अगर वो बच्चे सोशली डिप्राइव्ड हैं तो उनके लिए कैसे एजुकेशन चाहिए? इनफॉर्मल, स्पीच, इंक्लूसिव या फिर रिलीजियस? जैसे क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर तो हमें, अगर वो बच्चे पहले से ही वंचित हैं यानी कि सोशली डिप्राइव्ड हैं तो हमें उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में लेना चाहिए कि सभी को इंक्लूड करना एजुकेशन में, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इनफॉर्मल, अगर इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो कोई भी करिकुलम को फॉलो नहीं कर रही ना, वो एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। स्पेशल एजुकेशन, जो डिसेबिलिटी या फिर हम क्या बोलते हैं कि स्पेशल चाइल्ड को जो एजुकेशन दी जाती है वो स्पेशल एजुकेशन होती है। रिलीजियस एजुकेशन यानी कि कुछ भी स्पिरिचुअल हो, है ना, कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में बताना, दैट इज रिलीजियस एजुकेशन। सर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। ये जितने भी आंसर सही ऑफिशियल आंसर की में अपलोड किए गए हैं एस्टेट की वेबसाइट पे। तो चलिए, our next question is, which of the following statement is correct regarding adolescence? Wait a minute. Yes. अंडर एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने हिंदी वाले साइड, हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐड ऑन किया कि ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जो एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, उसमें जो करेक्ट है वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है? Adolescence related, adolescence. Ego identity is a positive psychosocial aspect. Ego identity is a negative psychosocial aspect. Ego identity is a neutral psychosocial aspect, and ego identity is not just a psychosocial aspect. जो correct answer हमें given है, that is first one, that ego identity is a positive psychosocial aspect. जो एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसने क्या बताता है कि जो सोशल और कल्चरल चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस है, कोई भी हमारे जीवन में सोशल और कल्चरल चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस रहता है। दूसरा ये क्या बताता है कि पर्सनैलिटी को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ये अच्छे से समझता है कि पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे भी इसने टारगेट किया है। ठीक है, एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी ने पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे टारगेट किया और सोशल और कल्चरल प्रोग्राम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी 8 स्टेजेस हैं, एरिक्सन वाली थ्योरी की 8 स्टेजेस हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं इसके बारे में। इसकी फर्स्ट स्टेजेस क्या है कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को लेके चलता है उसमें। ये 0 से 1 ईयर तक होती है। इसमें देख लीजिए जैसे कि ट्रस्ट मिसट्रस्ट, जैसे बच्चे को सिर्फ क्या रहता है कि अपनी मदर पे ट्रस्ट रहता है ना। सेकंड स्टेज में क्या आ जाता है, ऐसे ऑटोनोमी आ जाती है, शेम चार्ट आ जाता है, ऑटोनोमी वो खुद से करना चाहता है, वो वाली चीज़ आ जाती है बच्चे में, है ना। फिर आ जाता है 3 to 6 ईयर्स में थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इनिशिएटिव फील होता है उसको या फिर गिल्ट फील होता है कि हाँ कि मुझे ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। फोर्थ स्टेज होती है उसकी 6 to 12 ईयर्स की, है ना। ऐसे 5th 6th 7th 8th स्टेज तक होता है ये। ये 6 से 12 साल की होती है चौथी स्टेज, और 5th स्टेज हमारी होती है 12 से 18 साल तक के लिए। 6th स्टेज होती है 18 से 40 ईयर्स के लिए, और 7th होती है 40 से 60 के लिए, और 8th होती है 60 प्लस के लिए। ठीक है, तो 4th स्टेज में क्या होता है, इंडस्ट्री या फिर इन्फेरिटी के बारे में बात करता है। ठीक है,
5th स्टेज में क्या होता है कि आइडेंटिटी करता है, उसको रोल कन्फ्यूजन भी रहता है, आइडेंटिफाई करना सीख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और रोल का कन्फ्यूजन भी रहता है एक चीज़ देखी जाए तो उसको। फिर क्या होता है इंटीमेसी और आइसोलेशन में, या तो वो बच्चा क्या होगा कि बाहर खेलना पसंद करेगा या फिर वो आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। फिर आ जाती है कि जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन। उसमें क्या रहता है कि वो सीखते हैं कि नई नई चीज़ों के लिए सोशल हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और 60+ में क्या रहता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये है कुछ स्टेजेस इसकी एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। तो ये मान के चलते कि जो ईगो आइडेंटिटी है ना, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन अ क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड में कौन कौन सी बच्चे नहीं है, एक सर्जनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। डाइवर्जेंट होती है, एक्सट्रीम होती है, हाई इमेजिनरी होती है, या फिर कन्वेंशनल थॉट होती है। इनमें से कौन सा नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो कन्वेंशनल थॉट्स होते हैं ना, यानी कि परंपरागत विचार जो पहले से ही है, वो क्रिएटिव बच्चे में कैसे आएंगे। अब सारी डाइवर्जेंट, हाँ भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, अति जिज्ञासा है, कल्पनाएं उसकी बहुत अच्छी है, परंपरागत विचार इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही ऑफिशियल आंसर की में गिवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, that which of the following characteristics does not have a positive effect on the process of socialization। socialization पे किसका positive effect नहीं होगा। socially approved behavior का, playing approved social role, development of social attitude and development of social prejudices, किसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। देखिए सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर है, उसका तो पॉजिटिव इफेक्ट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल मतलब कि उसका क्या है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए कोई भी इंडिविजुअल को, लर्नर को, तो वो इसमें आएगा। डेवलपमेंट हो रहा है सोशल एटीट्यूड का, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडिसेस, जो पहले से धारणाएं बनाई गई है, अगर उन्हीं की डेवलपमेंट करेगा तो फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ सोशलाइजेशन का। सो correct answer is this, development of social prejudices is the correct answer. Next question is Vygotsky zone of proximal development refers to what the child can do independently, क्या कर सकता है। what the child can't do independently, अकेला क्या नहीं कर सकता। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के उसमें क्या कर सकता है। एंड व्हाट द चाइल्ड कांट डू इवन अंडर गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, और गाइडेंस के अंदर नहीं कर सकता। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है ना, ये तो यही वाली चीज़ कहता है कि व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। अगर हम इसकी बात करें ना, व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, कहीं ना कहीं हमको ये भी सही लगता है। तो ये किस लिए लगता है, क्योंकि इसमें तो ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट नहीं है, इसमें तो उसको खुद को पता है ऑलरेडी, नो बच्चे को पता है कि हाँ तेरे को क्या करना है। लेकिन अगर वो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के जोन में आ रहा है तो वो किसी की गाइडेंस के अंदर रह के काम करेगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर। इसकी वैसे तीन वाइगोस्की क्या बात करता है कि अगर डेवलपमेंट को, अगर व्यू पॉइंट इसका देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के बारे में बात करता है वाइगोत्स्की। ठीक है, इसका मेन एम्फेसिस क्या है वाइगोत्स्की का, कि सोशल इंटरेक्शन पे है, कल्चरल पे है, ठीक है, और लैंग्वेज पे है। ये इसके की एरियाज हैं इसकी लर्निंग की थ्योरी के। ठीक है, दैट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक और पॉइंट एड ऑन किया गया है, आपने पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग का, है ना, सुना होगा आपने स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग का मेजरली मतलब ये होता है कि मोर knowledgeable others, ठीक है, लर्निंग करना कि मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब क्या है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में वो कैसे लर्न कर रहे हैं, दैट इज स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब कि क्या मतलब हुआ कि कैसे हम माने कि ये स्कैफोल्डिंग है, जैसे कोई भी हिंट्स दे रहे हैं ना, जब भी आपको लर्न करे उस टाइम पे आपको हिंट्स मिल जाते हैं या फिर आपको फीडबैक मिल जाता है,
दैट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज स्कैफोल्डिंग अंडर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3. Our next question is, if a learner does not achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? फॉर्मेटिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है, रेमेडियल होता है, समेटिव होता है. कि अगर लर्नर ने एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन को परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया है तो क्या होगा? वो उसकी कहीं ना कहीं कमी रही है ना, कमी रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कमी और मतलब कि उसकी वीकनेस और थ्रेड्स किस में देखते हैं? डायग्नोस्टिक में देखते हैं ना. सो द करेक्ट आंसर इज डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ में हमें फॉर्मेटिव का भी पता होना चाहिए. फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस हम लर्न करते हैं, ड्यूरिंग द लर्निंग, है ना. रेमेडियल असेसमेंट क्या होता है? रेमेडियल मतलब कि जो रेमेडियल टीचिंग से हमने सीखा है ना, दैट इज रेमेडियल असेसमेंट. इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे लर्निंग गैप्स क्या क्या हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, अच्छा कर सकें, प्रोग्रेस देख सकते हैं हम इसमें. हमारा ग्रेड लेवल क्या आ रहा है, कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी रहती है, दैट इज रेमेडियल असेसमेंट. समेटिव सम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो एंड के टाइम पे होती है, एंड के टाइम पे होती है जो. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डायग्नोस्टिक. Next question is, inclusion is not confined to the disabled, but it also mean no exclusion of any child. समझ में आया कि इंक्लूजन समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही नहीं सीमित है, नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है. शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? एनसीएफ, एनसीईआरटी, यूनेस्को, यूएनआईसीईएफ. तो जो करिकुलम में जितनी चीजें होती है वो कौन करता है? एनसीएफ करता है. एनसीएफ क्या है? एनसीएफ इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना. ये 2005 में जैसे आया था. एनसीईआरटी ने एनसीएफ को क्या किया है? डेवलप किया है. एनसीईआरटी ने ही किया है. वेट अ मिनट, क्या हो रहा है ये? सॉरी, एनसीईआरटी ने किया है इसको. और एनसीएफ के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि इसका एनसीएफ का फ्रेमवर्क क्या काम करता है? इसने एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में बात करी है, बुक्स को मतलब कि लॉन्च करने के बारे में बात करना. ठीक है, क्या सिलेबस रहना चाहिए उसके बारे में बात करता है इसका फ्रेमवर्क. और दूसरा कि जो भी हमारी एजुकेशन है वो लर्नर सेंटर्ड हो, इस पे भी इसने फोकस किया है. ठीक है, और जो इंक्लूसिव और इक्विटी इन एजुकेशन है ना, इक्वालिटी इन एजुकेशन है, उस पर भी फोकस किया है एनसीएफ ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट एनसीएफ. व्हाट इज एनसीईआरटी? फुल फॉर्म क्या होती है एनसीईआरटी की? नेशनल काउंसिल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी. यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म होती है? ये वैसे एनसीईआरटी का क्या काम होता है कि ये एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कि क्या क्या पॉलिसीज होगी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड. ठीक है, यूनेस्को की अगर हम बात करें, सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये 16 नवंबर कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रही हूँ 1945 में ये आया था. और अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो दैट इज 1961. यूएनआईसीईएफ, यूनेस्को में किसके बारे में बात करी जाती है? ये प्रोटेक्ट करता है. यूनेस्को किसके बारे में बात करता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे हमारा जो ताजमहल है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करना, दैट इज कंसिडर्ड अंडर यूनेस्को. ठीक है, ये एसडीजी को भी इंक्लूड करके चलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी. नेक्स्ट वन इज यूएनआईसीईएफ.
ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस फंड, ऐसे है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, ये आया था 11 दिसंबर 1946 को आया था। ठीक है, ये बात करता है जो भी चीज़ें हो ना, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएगी ना, आप यूँ समझ लेना UNICEF के अंडर ही आएगी। ठीक है, इसने काफ़ी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड किया है, जैसे SDG 2 उसमें क्या था, जीरो हंगर था। SDG 3 हो, 4 हो, 3 में हमने किसके बारे में बात की थी? गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करी थी। 4 आ गया तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है। 5 आ गया तो जेंडर इक्वलिटी की बात करी गई है। सो दैट इज ऑल अबाउट UNICEF। सो द करेक्ट आंसर इज NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन कौन से चेंजेस आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? बॉडी साइज में चेंज होता है, change in body proportion, disappearance of old features and acquisition of new features। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? हाँ, सारी चीजें ही आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही तो सारी चीजें ही होंगी ना। सो द करेक्ट आंसर इज ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग? कि मोटिवेशन इम्पेयर करता है लर्निंग बिहेवियर को, क्षीण करता है, या फिर प्रोवाइड करता है डेफिनेट डायरेक्शन लर्निंग बिहेवियर को, एनर्जाइज करता है लर्निंग को, और मेक लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव। मतलब कि ये तो कुछ पॉजिटिव टर्म्स लग रही हैं, सिलेक्टिव भी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल रहा है कि कौन सा की एरिया पे हमें फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इम्पेयर करता है तो ऐसा नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी विद देयर लेवल्स अंडर द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग की थ्योरी भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेजेस दी गई है और लेवल्स दी गई है। ए गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनको मैच करना है ना हमें। BCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और स्टेजेस तो हमें पता ही है कि 3 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस कौन सी स्टेज में होते हैं हमारे? ये तो सेकंड स्टेज में होते हैं ना, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। और जो सोशल ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने की बात करते हैं, वो स्टेज सेकंड में करते हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसकी बात हम फर्स्ट में ही कर लेते हैं ना, एक्सचेंज या फिर सेल्फ इंटरेस्ट बोल दो आप। इसकी तो फर्स्ट स्टेज में ही हो जाती है कि इसमें हम इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करते हैं। दूसरा देखते हैं कि ओबीडियंट और पनिशमेंट वाला टॉपिक भी आ जाता है फर्स्ट स्टेज में, वो वाली चीज़। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की हम थर्ड लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की। ठीक है, और फिर आता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की भी बात हम किस में करते हैं? थर्ड लेवल में करते हैं। सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट का ए का सेकंड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बी का हमने फर्स्ट लेवल पे किया है तो बी का 1। सो द करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, वैसे जो कॉलबर्ग की थ्योरी है उसमें क्या क्या है कि 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, है ना, फिर कन्वेंशनल, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल तो छोटे बच्चों के लिए ही हो जाती है, ठीक है, जैसे 9 ईयर्स के बच्चों के लिए। ये एडोलसेंस के लिए भी होती है और एडल्ट्स के लिए होती है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है ना, यहाँ पे तो कुछ ही एडल्ट्स पहुँच पाते हैं। प्री कन्वेंशनल के अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ओबीडियंस के बारे में बात करते हैं और इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल वाले जो है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस हमारे कैसे हैं और सोशल ऑर्डर को हम कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं, वो वाली चीज़ आती है। और पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉलबर्ग डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज question number 11, when the learner learn a task automatically without any desire or purpose then it is called, बिना किसी पर्पस के हम सीख रहे हैं तो वो क्या होता है?
मैस्ड लर्निंग होती है, होल लर्निंग होती है, पार्ट लर्निंग होती है, फिर इंसिडेंटल लर्निंग होती है। अविराम होता है, पूर्ण होता है, अंश होता है या प्रासंगिक होता है। सीखते सीखते हम सीख गए तो दैट इज इंसिडेंटल। मैस्ड लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि रट्टाफिकेशन कर रहे हो आप, क्रैमिंग कर रहे हो, दैट इज मैस्ड लर्निंग। ठीक है, रट्टा लगाना लगा लीजिए, वो होता है अविराम सीखना। होल लर्निंग संपूर्ण ज्ञान ले लिया, पार्ट लर्निंग थोड़ा सा कोई चीज को सीखा है। सो अगर पर्पस के लिए कुछ है, विदाउट एनी पर्पस है, दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग। So correct answer is 4. Next question is, which of the following statement is not true regarding biological motives? कि वो यूनिवर्सल है, इनबॉर्न है, दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, दे आर नॉट रिलेटेड विद होम्योस्टेटिस इन द इंडिविजुअल। अगर बायोलॉजिकल मोटिव्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल तो होते ही हैं, इनबोर्न भी होते हैं, एसेंशियल जरूरी भी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये बोल रहा है कि ये व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, रिलेशन अगर वो रिलेटेड ही नहीं रहेंगे सो दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल मोटिव्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following examinations are basis of continuous and comprehensive evaluation, CCE? है ना, तो रिटर्न होता है, ओरल होता है, बिहेवियरल या प्रैक्टिकल, इनमें से कौन सा होता है? चूज कीजिए ऑप्शंस ए बी डी, ए बी सी, ए सी डी और ए बी सी डी, चारों ही होते हैं ना। सो द करेक्ट आंसर इज रिटर्न, ओरल, बिहेवियरल एंड प्रैक्टिकल, चारों चीजें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी करेक्ट नहीं होगा? अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट, कि अलेक्जेंडर ने कोई भी टेस्ट को पास कर दिया तो वो उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही लग रहा है ये। वर्बल टेस्ट कैन बी आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप। जो वर्बल टेस्ट है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप में भी लिया जा सकता है। हाँ भी, इकट्ठा भी ले लो, क्वेश्चंस इकट्ठे भी पूछ लो, सेपरेट भी पूछ लो। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते? इन नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर्ड थ्रू पिक्चर्स एंड फिगर्स, यस ये भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ना कि उनका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक स्टीरियोटाइप हो जाती है। Which of the following pair is not correct regarding elements of intelligence and their dimension under the three-dimensional intelligence theory of Guilford? इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीजें इसमें मैच कर रही है प्रॉपरली। इसकी 3 डायमेंशन की थ्योरी है गिलफोर्ड की। ठीक है, गिलफोर्ड की यूनिट क्या प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, कॉग्निशन ऑपरेशन से मैच कर रहा है, इवेल्युएशन मैच कर रहा है या फिर रिलेशन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। इससे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 इसकी डायमेंशंस हैं, प्रोडक्ट, ऑपरेशन एंड कंटेंट। तो क्या ये रिलेट कर रहे हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती है? ऑपरेशन में आती है कि जो भी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, वैसे तो आपको ऑपरेशन का मतलब समझ में आया कि हम हमारे दिमाग का यूज करके, मेंटल एबिलिटी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशनल, है ना। मेंटल एबिलिटी जहां पर यूज हो रही है दैट इज ऑपरेशनल। इसमें आएगा जैसे कॉग्निशन आता है, इवेल्युएशन आता है, ठीक है, इसमें आ जाएगी कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी, है ना। और क्या रह गया इसमें? एक, हाँ, मेमोरी, मेमोरी भी रह गया, मेमोरी भी आ जाएगी। ठीक है, ये आता है ऑपरेशनल में। अगर हम सेकेंडली बात करें प्रोडक्ट की, अगर हम कंटेंट की बात करें या प्रोडक्ट लगा लो, चलो पहले कंटेंट का देख लेते हैं। कंटेंट में क्या कहता है? कंटेंट के अंदर क्या आता है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। वो विजुअल है, ठीक है, ऑडिटरी है, ठीक है, सिंबॉलिक है, और क्या आ जाएगा इसमें? सिमेंटिक आ जाएगा और बिहेवियरल,
ये आएंगे कंटेंट में। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में आएगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं हम, है ना। यूनिट से कर रहे हैं, क्लासेस आ जाएगी इसमें, ठीक है, रिलेशंस आ जाएंगे, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। सो ये इसके 3 डायमेंशंस हैं गिलफोर्ड की थ्योरी के, जिसमें हम ऑपरेशनल के अंदर क्या कर देखते हैं कि मेंटल एक्टिविटी को कैसे यूज किया जा रहा है। कंटेंट में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की यूज करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, यूनिट में करेंगे, क्लासेस में करेंगे, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ये। तो गेलफोर्ड की जो ये थ्योरी है ना, ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये बिलीव करती है कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे स्किल्स, जैसे कि ये देखो ऑपरेशनल स्किल्स हो गई, कंटेंट वाले याद चीज़ें आ गई, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सभी को मर्ज करके ही एक प्रॉपरली इंटेलिजेंस थ्योरी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, वेट अ मिनट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये कोई भी चीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच का कौन सा टाइप नहीं है? मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सिंगल लर्निंग पाथवे, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड एसेसिबल लर्निंग सेटिंग्स। तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, मतलब लर्नर सेंटर्ड है, तो मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो होगी। सिंगल लर्निंग पाथवे थोड़ा ना होगा, टीचर भी तो इंक्लूड है, चाहे वो हो फैसिलिटेटर सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन टीचर इंक्लूडेड तो है ना। कॉन्टिन्यूस होगी, एसेसिबल होगी। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। सिंगल नहीं है, टीचर भी इसमें फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू बेंडुरा, विच इज नॉट द इंटरलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इंटर रिलेटेड प्रोसेस कौन सा नहीं है? अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, कंजक्शन। कंजक्शन का तो हमने इसमें कहीं पे नामो निशाने नहीं सुना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसकी क्या स्टेजेस होती है? 4 होती है ना। फर्स्ट क्या होती है? अटेंशन, ये होती है फर्स्ट। सेकंड क्या होती है? रिटेंशन। थर्ड क्या होती है? रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ क्या होती है? मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन इसकी टॉप मोस्ट होती है, जिसको हम मॉडलिंग भी बोल देते हैं, कि जहाँ पर बिहेवियर को इमिटेट करने की बात करते हैं, ठीक है। जो सीखा है उसको अप्लाई करेगा। टेंशन में वो देखकर सीखेगा, रिटेंशन में उसको याद करेगा, रिप्रोडक्शन में वो क्या करेगा? मैच करेगा अपनी चीज़ों को, ठीक है। फिजिकली या मेंटली वो उन चीज़ों से कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। और जो मोटिवेशन है ना, उसमें क्या करता है कि वो इमिटेट करता है, जो उसने सीखा है उसी चीज़ को दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट बेंडुरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसको मॉडलिंग भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Bendra's social learning theory, what is it called when a person learns the same behavior by observing and repeating the behavior of others? अभी तो बात करी ना कि वो imitate करता है behavior को, जो उसने सीखा है वो आगे अप्लाई करता है। कहाँ पे करता है? अडेप्टेशन पे करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे करता है, मॉडलिंग पे, या फिर एफिकेसी एक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन। तो मॉडलिंग में करता है, जो इसकी फोर्थ स्टेज होती है मोटिवेशन की, वहीं पर ये करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। 19 क्वेश्चन, विच सब कॉम्पोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन componential intelligence under the Sternberg triadic theory? सब कंपोनेंट नहीं है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटा कंपोनेंट आएगा, या एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट आएगा, परफॉर्मेंस कंपोनेंट आएगा, या फिर नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट आएगा? देखिए, जो स्टेनबर्ग की ट्रायजिक थ्योरी है
उन्होंने क्या किया है कि इंटेलिजेंस को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वेट अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले उन्होंने कर दी एनालिटिकल, एनालिटिकल इंटेलिजेंस कर दी। सेकंड उन्होंने कर दी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और लास्ट उन्होंने कर दी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, एनालिटिकल के अंदर किसकी बात करिए, एनालिटिकल का दूसरा नाम ही क्या है, कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, क्रिएटिव का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेरियंशियल। और प्रैक्टिकल का क्या नाम है दूसरा, कंटेक्चुअल। ठीक है, तो कॉम्पोनेंशियल की हमें ये क्वेश्चन में यही पूछा कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में का सब कॉम्पोनेंट है वो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। कॉम्पोनेंशियल के अंदर क्या आता है कि कोई भी, मतलब कि इसका मेन कॉम्पोनेंशियल का क्या हो गया कि एनालिटिकल का कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, तो मेटा कॉम्पोनेंट्स आएगा इसमें। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट भी आएगा और नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट भी आएगा। एक्सपेरिमेंट कॉम्पोनेंट के नाम का तो कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं होता, तो ये नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्रिएटिव जो होती है ना इंटेलिजेंस, जिसको हम एक्सपेरियंशियल, वेट अ मिनट, थोड़ा गंदा लिखा गया बहुत ज्यादा। एक्सपेरियंशियल। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है कि आइडियाज के बारे में बात करता है। जैसे कोई न्यू आइडिया हो गया, इनोवेशन जिसको हम बोल देते हैं, उसके बारे में बात करता है ना, या फिर कोई इनोवेशन के बारे में बात करता है, ऑटोमेशन के बारे में बात करता है। प्रैक्टिकल की बात करें या कंटेक्चुअल की अगर हम बात करें, तो ये रियल लाइफ फैक्ट्स जो होते हैं ना उस पर फोकस करता है। रियल लाइफ के जितने भी फैक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने का काम इसका होता है। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Next question is a learning disability that affects the acquisition of arithmetical skill. अर्थमेटिकल स्किल के बारे में किसके अंदर बात करते हैं, सीधा सा बहुत इजी क्वेश्चन है। स्किल के बारे में बात करते हैं। डिस्ग्राफिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया का मतलब ये हो गया कि हमें राइटिंग में डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर डायस्लेक्सिया के बारे में बात करें, डिस्ग्राफिया बोला जाएगा हाँ उसको। डायस्लेक्सिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रीडिंग से रिलेटेड होती है। डायसमैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं या फिर मिस स्पेल कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 21st क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ फ्रॉड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। 5 स्टेजेस पूछी गई है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज दिस, ऑरल, फेलिक, लेटेंसी, एनल, जेनिटियल। एनल, लेटेंसी, फेलिक, जेनिटियल, ऑरल। ऑरल, एनल, फेलेटिक, लेटेंसी, जेनियल। वैसे करेक्ट सीक्वेंस यही है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जो ओरल वाली स्टेज होती है ना, ये 3 साल तक के बच्चों के लिए होती है। इसमें मतलब कि जैसे कि बच्चा क्या सीखता है कि दूध पी रहा है उस टाइम पे सीखता है, खा जाता है मम्मा को, फीडिंग कराते हैं उस टाइम पे। सो दैट इज अबाउट ओरल स्टेज, जहाँ पे वो अपना माउथ का यूज कर रहे हैं। सेकेंड वन होती है 3 से मतलब कि 3 साल तक के लिए होती है। ये तो होती है 1 साल के बच्चे के लिए, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, 1 साल के लिए होती है। ये 1 से 3 साल के लिए एनल स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को सिखाते हैं जैसे कि टॉयलेट कैसे करना है, वो वाली चीज़ें। फैलिक स्टेज की अगर हम बात करें तो 3 से 6 साल तक के लिए होती है। इसमें उनको अवेयर कराते हैं हम कि बॉय है या फिर गर्ल है, मतलब कि बच्चा उस चीज़ के बारे में सीखता है कि वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। ठीक है, तो ये होती है 3 से 6 साल। लेटेंसी स्टेज की अगर हम बात करें तो ये होती है 6 से 12 साल तक। इसमें वो अभी जो अगर बॉय है तो वो बॉय के साथ रहना पसंद करेगा, लड़की है तो वो लड़की के साथ रहना पसंद करेगी। जेनिटल स्टेज की अगर हम बात करें तो 12+ के बाद में जो भी स्टेजेस आती है वो इसके अंदर आएगा। ये मैच्योरिटी की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, पावलो की थ्योरी से याद आ गया होगा आपको कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये डॉग और फूड के बारे में बात कर रहा है ना। इसमें एक और चीज इंक्लूडेड थी, वो क्या थी, बेल। Which temporal sequence presentation of natural and conditioned stimuli will the most affect learning? सबसे ज़्यादा अफेक्ट लर्निंग को कौन सी जो स्टेज होती है वो करती है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग करती है, डीले कंडीशनिंग करती है, ट्रेस कंडीशनिंग करती है, फिर बैकवर्ड कंडीशनिंग करती है। देखिए सबसे इफेक्टिव तो होती है डीले वाली, ठीक है। डीले वाले का मतलब कि खाना उसको बहुत बाद में मिल रहा है, पहले क्या हो रही है, बेल बजाई जाएगी, खाना उसको बहुत बाद में मिलेगा, ठीक है। अगर साइमल्टेनियस की बात करें तो बेल और खाना उसको साथ साथ में मिल जाएगा, तो फिर उसमें वो सीखेगा कैसे, अगर बेल बजाएगा ही नहीं पहले तो वो फिर वो सीखेगा कैसे, अगर साथ में ही कर देगा तो उसको कुत्ते को समझ में थोड़ी ना आएगा कि क्या चीज़ पहले आएगी, बेल आएगा या फिर फूड आएगा। ट्रेस की अगर हम बात करें तो ये इफेक्टिव बोल सकते हैं हम इसको, बेस्ट तो डीले वाली होएगी, ठीक है, ये इसको हम इफेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही बेल बजाना खत्म होगा ना वैसे ही उसको फूड मिल जाएगा, ठीक है। अगर बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो ये सबसे इनइफेक्टिव की अगर हम बात करें ना तो ये बैकवर्ड होगी। इसके अंदर क्या होता है कि खाना तो पहले ही दे दिया, बेल बाद में बजाएंगे, तो ये बैकवर्ड कंडीशनिंग होगी। सो द करेक्ट आंसर इज डिले कंडीशनिंग। In which stage of Piaget cognitive development theory does the ability to abstract thinking and generalization develop? कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जनरलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, सेंसरी मोटर में होती है या फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल? पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को देखते ही आपको क्या याद आएगा, SPCF। सबसे पहले सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक होती है। इसमें क्या सीखता है कि मतलब कि जैसे कि कोई टॉय ढूंढना, जैसे ब्लैंकेट में टॉय को छुपा दिया, फिर उससे बच्चे को सिखाएंगे मतलब कि ऑब्जेक्ट को समझना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आता है सेंसरी मोटर में। सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल क्या होती है, 2 to 7 ईयर्स के बच्चों के बीच में होती है, जिसमें मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि अगर बड़ा गिलास है तो उसमें बड़ा ज़्यादा दूध आएगा या ज़्यादा पानी आएगा, छोटा है तो उसमें छोटा आएगा। वो उसको नहीं देते कि चौड़ा है पतला है कैसा, वो मतलब नहीं होता उनको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, 7 to 11 ईयर्स की एज के लिए होता है ये। इसके अंदर मतलब कि वो समझते हैं, रिवर्स करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो चीज़ आता है कंक्रीट ऑपरेशन में, अपना थोड़ा माइंड का यूज़ करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को इन्वेंट किया जाता है इसमें। फॉर्मल ऑपरेशन जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, जनरलाइजेशन को डेवलपमेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये होती है 12+ ईयर बच्चों के लिए, ठीक है। सो एक और क्या होती है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी तो क्या सीखेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेगा ना। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट्स शुड नॉट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलना, एक्सेलरेशन होना, रेमेडियल टीचिंग होना, या इनरिचमेंट प्रोग्राम होना। तो हाँ, इंडिपेंडेंट अगर प्रोजेक्ट वर्क करेगा तो वो सीखेगा ही कुछ ना कुछ। एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि मतलब कि अगर कुछ कहीं पे नंबर कम आ रहे हैं या फिर कुछ पॉइंट पे वो लो फील कर रहा है तो वहां पर कि हाँ वो आगे बढ़े, उस चीज़ को एसिलरेट करना, कि कुछ मूव अहेड हम बोल सकते हैं जिसको। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये मतलब कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग का मेन काम क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट करना स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा सा गाइड करना। तो अगर रेमेडियल टीचिंग का यूज़ टैलेंटेड स्टूडेंट्स करेंगे तो वो उनकी जो ग्रोथ है उनको रोक देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इनरिचमेंट प्रोग्राम मतलब कि उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए प्रोग्राम्स करना, डीपली उनको समझाने के लिए, नॉलेज को ब्रॉडन करने के लिए, चैलेंजिंग टास्क उनको प्रोवाइड करना, तो वो इनरिचमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? सेग्रीगेशन, कॉर्पोरेशन, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड राइट टू एजुकेशन। सेग्रीगेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए कि अगर उनको सेग्रीगेट ही कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ रहेगी? कोऑपरेट करके चल रहे हैं, हाँ मिलके चल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, हाँ कई बार बच्चे क्या इन दोनों में कंफ्यूज भी हो गए होंगे काफी सारे बच्चे कि डाइवर्सिटी वाला क्यों नहीं आया। तो भाई डाइवर्सिटी वैसे नहीं है, ये खुश हैं कि हम अलग अलग जगह से आए हैं फिर भी हम एक साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है कि अलग अलग जगह से बच्चे मिलकर एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। प्रिंसिपल ऑफ राइट टू एजुकेशन, हाँ ठीक है ये भी आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के बिहार पे कौन सा टीचिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा? लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो, करिकुलम एडेप्शन हो, या फिर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। देखिए नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी तो हाँ ठीक है, अभी अलग अलग बच्चों की जो एबिलिटी है उसको टीचर पहले पहचानेगा कि हाँ भी कैसे स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या नॉलेज है। करिकुलम अडेप्ट कर लेंगे अलग अलग तरीके से बच्चे, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम देखा जाए तो करिकुलम को भी अडेप्ट कर लिया जाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, उनको जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन देना। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की जो टीचिंग होती है ना उसमें तो मेनली किस पे चीज होती है, 1 to 1 होता है ना, या तो 1 to 1 टीचिंग होती है, या फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं, ना कि लार्ज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। Next question is which is the not a role of educational institution in addressing the needs of children with special need। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है, क्या रोल है उनमें से, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए? एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बच्चों को जो स्पेशल नीड है उनको एडमिशन मिलना चाहिए। प्रोवाइड एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूड, इज दिस करेक्ट? देन फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट सर्विसेज, हाँ सर्विसेज भी देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में ही आंसर छुपा होता है, एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, वहीं पे पता चलेगा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, हाँ कि अब परिपक्वता का ही तो होता है ना विकास, कि हम जैसे जैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, मैच्योर होते हैं, तभी हम डेवलप करते हैं, सीखते हैं लर्निंग से। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। लेटर डेवलपमेंट ज़्यादा क्रिटिकल होती है क्या? अर्ली डेवलपमेंट कौन सी होती है, जो छोटे बच्चों की, जो छोटा टाइम पीरियड होता है ना, यंगेस्ट होता है, जो सबसे पहले जो सीखते हैं वो होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट, हाँ दिस इज ऑल्सो गुड। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज, हाँ कि केंद्र से बाहर की ओर लेके जाना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। लेकिन जो अर्ली डेवलपमेंट होती है ना ये ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ओह शिट, कैसे लिखा जा रहा है पता नहीं। जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल है किसके कंपैरिजन में, लेटरल डेवलपमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 dimensional मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाय होम। ये 3 dimensional मॉडल किसने दिया है इनमें से? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, ग्रिफ्ट, कॉपर एंड रिग्लाबैन, इन तीनों ने मिलकर, और एक जो वो भी जो हमने ऊपर पढ़ा ग्रीफोल्ड, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इन सभी ने मिलकर क्या किया है, जो ग्रीफोल्ड है वो इन्हीं के साथ है। ग्रिफिथ, कॉपर, रेगलामैन, इन्होंने मिलकर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में का 3 dimensional मॉडल इन्होंने दिया है। अगर हम बात करें कि जो ये है गोर्टोर एंड लिप्स की, इन्होंने किसका मॉडल दिया है? हाँ भाई इन्होंने भी इंक्लूसिव एजुकेशन दिया है,
लेकिन इन्होंने बात करी थी प्रोग्रेसिव मॉडल की, प्रोग्रेसिव मॉडल की बात करी है इंक्लूसिव एजुकेशन के। कॉफमैन एंड हालाहा इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच की बात करी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सर्वोपरि नहीं है, उसके साथ में अगर किसी बच्चे को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है तो उसको वो चीज़ भी मिलनी चाहिए। लेविन्स्की, डेविस एंड होपर ने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बात तो करी है, लेकिन उन्होंने बात करी है कि शेयर करना, ठीक है, और इवॉल्व होना, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी है। सो द करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर 1। Last question. Socialization means attaining of maturity in social relationships. This definition of socialization is given by whom? So, the correct option is Harlock. This is the correct option. So, I hope आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ये जो कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1 जिसके अंदर हमने CDP के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कॉमर्स का जो ऑफिशियल एक जो रीजनिंग के बीच में आएगा, जो हरियाणा रीजनिंग और वोवल चीज़ आएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। और फिर फोर्थ पार्ट में कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट। Thank you and have a nice day.